हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज G20 अपॉर्चुनिटी फॉर एन अफ्रीकन रेनेसन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया अभी G20 को होस्ट कर रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा रहा है कि हम क्या कर सकें अफ्रीकन नेशन के अंदर, यानी जो हमारा अफ्रीका कंटिनेंट है उसके अंदर जितने भी कंट्री हैं उनके पुनर्जागरण के लिए हम कुछ ना कुछ कर पाए। तो इस चीज़ को ना इंडिया के जो G20 की प्रेसिडेंसी है उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा रहा है। इस आर्टिकल के अंदर क्या बात किया गया है, कौन सी भी न्यूज़ है जिसकी वजह से ये जो आर्टिकल है वो न्यूज़ में रहा है। तो बेसिकली जो हमारा न्यूज़ है वो ये कहता है कि द 15th ब्रिक्स समिट took place in the South Africa with the theme ब्रिक्स एंड अफ्रीका। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, आप देखिएगा कि जो इस बार की ब्रिक्स की थीम थी ना, जो हमारे 15वीं ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो ब्रिक्स की थीम रखी गई थी वो क्या थी? वो थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका। तो अफ्रीका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर आने वाले देश जो हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हमें बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और ये जो थीम है वो आपको कहीं ना कहीं ये बता रहा होगा कि ये जो आर्टिकल है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो सबसे पहले इस न्यूज़ के अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? हमें पढ़ने को ये मिलेगा कि लाइक एन अब्सटेन लैंडलॉर्ड। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यदि एक मालिक जो कि अब्सेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई रूम जो है वो रेंट पर रखा होगा और आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो जब वो रूम रेंट का मालिक जो है ना, यानी कि रूम ओनर, वो आता होगा तो वो क्या कहता होगा? आपको बहुत सारी शिकायतें करता होगा कि यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, आप ये करिए, आपने ये चीज़ें खराब कर रखी हैं। तो ऐसे ही अभी जो हमारा अफ्रीकन नेशन है ना वो क्या कर रहे हैं? लाइक एन अब्सटेन लैंडलॉर्ड, यानी कि एक ऐसा मालिक जो कि अपने प्लॉट के लिए क्या होता है? अब्सेंट होता है, वो वहां पे नहीं रहता। वैसे ही हमारा जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका इज अ फ्लैगिंग इट्स डिमांड। वैसे ही जो अपना अफ्रीका है वो अपने डिमांड जो है वो क्या कर रहा है? फ्लैग कर रहा है, उन्हें जो है वो उठा रहा है। नाउ डेज, आजकल के दिन हुआ क्या है कि मल्टीलेटरल फोरा, यानी कि कई सारे ऐसे जो फोरा हैं जिसमें हमारा ब्रिक्स भी आता है। ब्रिक्स के अंदर अगर मैं कंट्री की बात करूं तो ब्राजील आता है, रशिया आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है और साउथ अफ्रीका आता है। इस बार सीडीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्रिक्स का चेयरपर्सन होते हैं उनके ऊपर एक स्टेटमेंट थी वो गलत थी। उसके अंदर पूछा गया था कि जो हमारे ब्रिक्स का ये जो एक क्रम होता है ना, सबसे पहले हमारा कौन होगा चेयरपर्सन? हम बोलेंगे बी से ब्राजील, फिर आर से रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना और साउथ अफ्रीका। फिर इस तरीके से ना एक हमारे स्टेटमेंट थे, उस स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया था कि जो ब्रिक्स के चेयरपर्सन होते हैं ना वो वोट के माध्यम से तय होते हैं। ऐसा नहीं होता, ये जो इनका क्रम है ना, इसी क्रम से जो अभी मान लीजिए कि अगर हम बात करें तो अगर ब्राजील अभी का क्या है? हेड है ब्रिक्स का, तो आने वाले समय में रशिया होगा, नेक्स्ट ईयर इंडिया होगा, फिर उसके अगले ईयर चाइना होगा, फिर उसके अगले ईयर साउथ अफ्रीका होगा। इसके आधार पर वोटिंग करके जो चेयरपर्सन है वो सेलेक्ट नहीं किए जाते। ये क्वेश्चन था सीडीएस के अंदर जो कि रॉन्ग था। अगर मैं बात करूं तो हम बात कर रहे थे कि अफ्रीका जो है ना अपने डिमांड जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उठा रहा है, कहीं ना कहीं अपने डिमांड को फ्लैगिंग कर रहा है। और वे डिमांड क्या है? वो डिमांड उसके जो है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन वो कहाँ कहाँ पे उठा रहा है उसकी अगर मैं बात करूं तो G20 हो गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया, या जो हमारा ब्रिक्स हो गया, ऐसे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर वो क्या कर रहा है? अपनी जो वॉइस है वो रेज कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि अफ्रीका जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, ऐसा क्यों है? इसके कौन कौन से चैलेंजेस हैं? तो इसके चैलेंजेस के बारे में हम बात करें तो इसके चैलेंजेस सबसे पहले जो हमें मिलते हैं वो ये हैं कि एक्सटेंशियल चैलेंजेस, यानी कि यहाँ पर जो चैलेंजेस है ना वो कुछ पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से ये जो एरिया है, यानी कि जो साउथ अफ्रीका है या फिर पूरा जो अफ्रीका कंटिनेंट है वो क्या नहीं कर पा रहा है? कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तो पहले से यहाँ पर आपको मिलेंगे मिस गवर्नेंस, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर काम अच्छे से नहीं करती। तो मिस गवर्नेंस जो है वो एक चैलेंज के रूप में देखा जाता है। अनप्लान डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर डेवलपमेंट की तो बात की जाती है लेकिन इसकी कोई प्लानिंग नहीं करी जाती, और अनप्लान डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पर जो चैलेंजेस है वो देखने को मिलते हैं। द डोमिनेंस ऑफ रूलिंग ट्राइब्स, यानी कि यहाँ पर जैसे हर देश की मैं बात करूँ, जैसे अपना इंडिया है तो इंडिया के अंदर भी कई सारे ट्राइब, कई सारे जो कास्ट के लोग हैं वो रहते हैं। लेकिन वहां पर क्या ना, अफ्रीका के अंदर आप देखिएगा तो जो हमारे डोमिनेंस ट्राइब है वो अपने आप को क्या करते हैं? कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं, और इसके वजह से वहां पर करप्शन जैसी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। और ये सारे जो चैलेंजेस है ना वो वहां पर हमें देखने को मिलता है अगर हम बात करते हैं अफ्रीका की। तो
इसके अलावा जो न्यू चैलेंजेस वहां पर उभर के आई हैं, ये तो चैलेंजेस भी हैं जो वहां पर एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अभी एक नया चैलेंजेस और भी आया है। उस चैलेंजेस के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो इस्लामिक टेरर है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि हम अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर देखते हैं। इसके अलावा इंट्रा ट्राइबल स्क्रीमिंग, कहने का मतलब क्या है कि इंट्रा ट्राइबल स्क्रैमेज जो है ना, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चैलेंज हो गया है, जो कि हमें वहां पर देखने को मिलता है। अभी हुआ क्या है कि आप देखिएगा, जैसे हमारे इंडिया के अंदर अभी हमने मणिपुर में देखा कि दो जो ट्राइब थे वो आपस में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। ऐसे ही जो हमारा अफ्रीकन नेशन है, वहां पर क्या होते हैं कि जो इंटर ट्राइबल स्क्रैम्बिंग है ना, वो वहां पर देखने को मिलती रहती है, और जो आपस में ट्राइब है वो आपस में एक दूसरे से उलझते रहते हैं। अगर मैं क्लाइमेट चेंज की बात करूं तो वो भी सबसे ज्यादा जो गहरा प्रभाव है वो कहां पर देखने को मिलता है, हमें अफ्रीका के अंदर ही देखने को मिलता है। और फूड इन्फ्लेशन है ना, ये भी काफी तेजी से बढ़ रही है, तो ये भी एक उनके लिए क्या है कि एक नया खतरा हो गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वहां के जो यूथ हैं वो अनएम्प्लॉयड है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, अर्बनाइजेशन जो है वो उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है। तो ये सारी जो चीजें है ना, वो वहां के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा कुछ और भी चैलेंजेस है अफ्रीकन नेशन के अंदर, अगर मैं उसकी बात करूं तो हमारा आता है कि पास्ट मिलिट्री इंटरवेंशन ऑफ द अदर नेशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें अफ्रीका नेशन के अंदर ना, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि कई सारे देशों की जो मिलिट्री है ना, वो वहां पर जाती है कूप को खत्म करने। कूप का मतलब क्या होता है? कूप का मतलब होता है कि जैसे कोई जो ट्राइब है वो क्या कर रही है, सरकार को वहां से हटा दे रही है, सरकार को वहां से हटा करके और मिलिट्री का रूल जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप कर रही है। तो उस समय सरकार क्या करती है ना, तो कि दूसरे देशों के मिलिट्री को अपने यहाँ बुलाती है, ताकि वो क्या कर सके, इस मिलिट्री रूल को खत्म कर पाए। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हम कूप कहते हैं, और इसके लिए जो सरकारें हैं जो अफ्रीका की, वो क्या करती हैं, अलग अलग देशों के मिलिट्री को अपने यहाँ बुलाती हैं, ताकि जो कूप है उसे बचा जा सके। तो इसके तौर पर हम बोल सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिला है, क्योंकि जब मिलिट्री यहाँ पर आती है ना, तो सरकार न केवल मिलिट्री को भेजती है, बल्कि अगर मैं अपना सहायता किसी को दूंगा तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो डिमांड करूंगा। तो वहां पर डिमांड क्या उठती है, क्योंकि अफ्रीकन नेशन के अंदर ना बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उसको कहीं ना कहीं अपने आप पर कब्जा पाने के लिए, यानी कि जो और भी हमारी कंट्रीज है जो कि जाती हैं अफ्रीका के अंदर, और वो कहती हैं कि हम आपके वहां जो कूप हो रहा है ना उसे खत्म कर देंगे, लेकिन बदले में आप मुझे अपने रिसोर्सेज दे दीजिएगा। तो रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लालच से जो अदर कंट्रीज है वो क्या होती हैं कि अफ्रीकन नेशन के अंदर जाती हैं। तो अभी होता क्या है, ये किस तरीके से चैलेंज है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर होता क्या है कि जो फ्रांस है, जो यूनाइटेड स्टेट है, यानी कि अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, रशिया का जो वैगनर ग्रुप हो गया, ये सभी क्या करते हैं, मिलिटेंसी ऑपरेशन को खत्म करते हैं, और कहीं ना कहीं ये जाते तो प्रॉब्लम को खत्म करने हैं, लेकिन ये खुद ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वहां पर क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हमें अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो होता क्या है कि अगर जैसे आप देखिएगा कि नाइजर के अंदर यूरेनियम का भंडार है, ऐसे ही जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है उसके अंदर हमें गोल्ड का भंडार देखने को मिलता है, और लीबिया के अंदर जो है वो ऑयल का भंडार देखने को मिलता है। और इसके वजह से क्या होते हैं कि जो अदर नेशन है ना, उनके अंदर लालच आती है, और वो जाकर के इन सारे रिसोर्सेज के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे एग्जिस्टिंग चैलेंजेस है जो कि हम बात करते हैं अफ्रीका नेशन के अंदर। अगर मैं इसके अलावा कुछ और भी चैलेंजेस की बात करूं तो हमारा चैलेंज क्या निकल के आता है, हमारा एक चैलेंज ये भी निकल के आता है, जो हमारे पहले इंटरनेशनल सपोर्ट थे ना, जो कि पहले अफ्रीका के अंदर दिए जाते थे, वो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल सपोर्ट मिलना अफ्रीका को अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके अंदर हम बात करें चाइना की, तो चाइना की हम क्या बात कर सकते हैं, इसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैज रेज्ड द debts of some African countries to unsustainable levels, resulting in सीडिंग कंट्रोल ऑफ सम ऑफ द एसेट्स टू द चाइना। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो चाइना है ना, उसकी जो बेल्ट और रोड की नीति है, जो इनिशिएटिव है, ये कहीं ना कहीं जो अफ्रीकन नेशन है उनको डेप्ट में डाल दिया। अभी चाइना करता क्या है आपको भी पता है, श्रीलंका के अंदर उसने क्या कर रखा है, पाकिस्तान के अंदर क्या कर रखा है, नेपाल के अंदर उसने क्या कर रखा है। वो क्या कहता है, पहले वो लोगों को ऋण देता है, यानी कि डेप्ट देता है। जब उसका पैसा कोई रिटर्न नहीं कर पाता तो वो क्या करता है, उनके पॉलिसी के अंदर इंटरफेयर करता है, क्योंकि भैया आपने उससे पैसा ले रखा है, तो अगर आप उसके पॉलिसी को नहीं मानोगे, वो जो बता रहा है उसके सुझाव को आप नहीं मानोगे, तो कहीं ना कहीं आपसे वो पैसे की डिमांड करेगा। आपके पास पैसे है नहीं तो उसकी बात आपको माननी पड़ती है। तो इस तरीके से चाइना जो है वो काम करता है। वो क्या करता है, पहले सबसे पहले वो डेप्ट देता है, और डेप्ट के अंदर वो फंसा लेता है, और फिर उनके पॉलिसी के अंदर वो इंटरफेयर करता है। लेकिन अभी चाइना की जो हालत है ना, वो थोड़ी सी खराब हो रखी है। उसके वहां जो फाइनेंशियल दिक्कत है वो थोड़ी बहुत आ रही है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा मनी जो है ना वो साउथ अफ्रीका या वो बोल सकते हो कि
अफ्रीकन नेशन के अंदर वो और भी ज्यादा पैसे जो है वो खर्च करने की चाह में नहीं है, और वो और भी ज्यादा पैसा जो है, जो सपोर्ट है, वो अफ्रीकन नेशन को नहीं दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्रांस की, तो जो फ्रांस हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इनकी जो कॉलोनियल पावर है ना, ये भी हमें देखने को मिलती है। जैसे हम क्या थे, हम पहले अंग्रेजों के एक कॉलोनी हुआ करते थे ना, इंडिया इज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश का कॉलोनी हमारा इंडिया हुआ करता था। वैसे ही फ्रांस की कुछ कॉलोनी जो है ना, वो आपको अभी भी अफ्रीका के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो यहाँ पर जो अदर बोल सकते हो कि कंट्रीज के जो लोग हैं, या फिर जो कंट्री की गवर्नमेंट है ना, वो क्या कर रही है, अफ्रीका के अंदर अपनी कॉलोनी बना के रखी हुई है। और इसके वजह से होता क्या है, इसके वजह से होता ये है कि उनके जो बोल सकते हो कि मटेरियल वेल्थ है, यानी कि उनके वहाँ जो सामान है, जो चीज़ें हैं, जिनको बेच करके वे पैसे कमा सकते हैं, अपने डेवलपमेंट को कर सकते हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर ऑयल हो गया, उस चीज़ पर कहीं ना कहीं जो कंट्रोल है ना, वो उनका हो गया। जैसे अगर मैं भारत की बात करूँ, तो भारत से आपको समझ में आएगा कि भारत में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जब अंग्रेजों का भारत पे शासन हुआ करता था, तो सारे रिसोर्सेज किसके हाथ में थे, अंग्रेजों के हाथ में थे। तो कुछ ऐसे ही रिसोर्सेज जो हैं वो अभी भी अफ्रीका के अंदर हैं, और उनके ऊपर हमारे फ्रांस का कब्जा है, फ्रांस के अलावा अमेरिका का कब्जा है, अमेरिका के अलावा वहां पर यूके का भी कब्जा है। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, इनको मतलब नहीं है कि वहां पर डेवलपमेंट हो, वहां के लोगों को रोजगार मिले, वहां के लोग एक अच्छी जिंदगी जिए, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब बस इससे है कि वहां पर जो भी मटेरियल वेल्थ है उनको निकाल लिया जाए, उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, और कहीं ना कहीं इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। तो ये हमारा एक कंसर्न होता है जब भी हम बात करते हैं चैलेंजेस की। तो इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि भारत का रिलेशन जो है वो अफ्रीका के साथ कैसा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो टॉपिक है ना, वो इंटरनेशनल रिलेशन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ्रीका कंटिनेंट और भारत से जो आपको रिलेशन बताने हैं, दोनों में क्या रिलेशन है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए हम भारत के इसके साथ रिलेशन की बात करते हैं। तो भारत का जो अफ्रीका का रिलेशन है, दोस्ती है, वो कैसा है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो रिलेशन विद इंडिया, यानी कि भारत के साथ इसके रिलेशन की बात करी जाए, तो इसके सबसे पहला जो हमारा हिस्टोरिक टाई आता है ना, एक ऐतिहासिक गठबंधन हमें देखने को मिलता है जब भी हम बात करते हैं अफ्रीका के। कैसे पता चलता है भैया, तो हमें पता ऐसे चलता है कि जो इंडिया है ना, वो अफ्रीका के साथ काफी ज्यादा गठबंधित है, यानी कि टाई में है, और ये काफी ज्यादा डीप, डाइवर्स एंड द हार्मोनियस, यानी कि हमें अफ्रीका के लोगों से ना कोई उनको एक्सप्लॉइट करने की उम्मीद नहीं है। हम ऐसा नहीं चाहते कि हम जाएं अफ्रीका के अंदर और वहां के लोगों का हम शोषण करें, ऐसा नहीं है। हम उनके मदद के लिए जाते हैं, हम उनकी सहायता करते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो इंडिया है ना, वो अफ्रीका के साथ काफी समयों से जुड़ा हुआ है, और हमारी जो रिलेशन है, जो हमारी बॉन्ड है अफ्रीका के साथ, वो काफी पहले से है। इसके जो एविडेंसेस है हमें महात्मा गांधी से मिलते हैं। महात्मा गांधी ने अपने सबसे पहला सत्याग्रह जो है वो कहां पर स्टार्ट किया था, वो आपके अफ्रीका में ही स्टार्ट किया था। और अफ्रीका के अंदर अभी भी जो यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाती है ना, उसमें सबसे ज्यादा बार, यानी कि सबसे ज्यादा बार सबसे ज्यादा सोल्जर जो है वो इंडिया के ही भेजे जाते हैं, जो कि अफ्रीका के अंदर जाते हैं, और वहां की जो बोल सकते हो सिचुएशन होती है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं, और पीस यानी कि शांति बनाने के अंदर अपना योगदान देते हैं। कहीं ना कहीं इंडिया जो है ना, वो अफ्रीका को काफी अच्छे से समझता है, और अफ्रीका के लोगों की भलाई के लिए इंडिया जो है वो काफी अच्छे से काम भी कर सकता है। इसके अलावा हमारा एक और होता है कि नॉन नेटिव एथेनिसिटी, यानी कि हमारे इंडिया के लोग जो है ना, वो क्या है कि अफ्रीका के अंदर रह रहे हैं। और सबसे ज्यादा, अगर मैं सबसे ज्यादा डायस्पोरा की बात करूँ ना, तो वो सबसे ज्यादा डायस्पोरा हमें अफ्रीका के अंदर ही देखने को मिलता है, यानी कि सबसे ज्यादा इंडियन जो है ना, वो अफ्रीका के अंदर ही रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अप्रोक्सीमेटली, यानी कि ऐसा आकलन किया गया है कि 3 मिलियन पीपल, यानी कि 3 मिलियन पीपल जो है ना, इंडियन ओरिजिन के, वे अफ्रीका के अंदर रहते हैं। और ये आज से नहीं रहते, ये कई सौ सालों से रहते हैं, यानी कि कई सौ सालों, यानी कि फॉर द मेनी सेंचुरी, बोल सकते हैं ना कि ये सेंचुरी, यानी कि दशकों से, यानी कि 100 साल से भी ऊपर से हमारे 3 मिलियन जो लोग हैं ना इंडिया के, वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं हमारे अफ्रीका के अंदर। और ये सबसे लार्जेस्ट नॉन नेटिव एथेनिसिटी है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडिया है ना, उसका रिलेशन काफी अच्छा है अगर हम बात करें अफ्रीका के साथ। तो एक हमारा और आता है रिलेशन के तौर पर, अगर हम बात करें तो रोबूस्ट इन्वेस्टमेंट। रोबूस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि भारत जो है ना, वो अफ्रीका के अंदर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करता है। इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ ना, तो ऐसा माना जाता है कि जो इंडिया है ना, वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है जो कि क्या करता है, अफ्रीका के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो भी काफी ज्यादा बड़ी है, काफी ज्यादा रोबूस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो रिलेशन है ना अफ्रीका के साथ, वो काफी अच्छा है। अगर हम बात करें तो हमने अभी तक क्या किया हुआ है, 12.37, यानी कि 12.37 बिलियन डॉलर जो है वो अफ्रीका के अंदर लोन के तौर पर उन्हें दे रखा है, यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट करा है लगभग 12.37 बिलियन डॉलर का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंडिया अफ्रीका ट्रेड जो है वो 2022 से 2023 के बीच में 98 बिलियन, यानी कि 98 बिलियन डॉलर जो है वो पहुंच चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर मैं बात करूं हाई इन्वेस्टमेंट एंड अदर
सोशो इकोनॉमिक एंगेजमेंट स्पेशली इन सच सेक्टर इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, आईटी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। यानी कि भारत ने बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो अफ्रीका के अंदर करी है, जिसके अंदर हमारे कुछ सेक्टर जो है, जिसके अंदर हम एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, टेलीकॉम की बात करते हैं, आईटी सेक्टर की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या फिर एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो भारत ने इसके ऊपर भी अफ्रीका के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भारत ने अफ्रीका के अंदर लगभग 197 जो प्रोजेक्ट है, यानी कि 197 जो प्रोजेक्ट है वो भारत ने वहां पर कंप्लीट किए हैं और वहां के 42,000 छात्रों यानी कि 42,000 स्टूडेंट्स को वहां पर क्या करी है, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करी है सिंस 2015 यानी कि 2015। यानी कि ये जो एनडीए की गवर्नमेंट है, ये जब से आई है तब से कि मैं बात करूं 2015 से लेकर के अभी तक, तो इसने 197 जो प्रोजेक्ट हैं वो वहां पर कंप्लीट किए हैं और वहां के स्टूडेंट को 42,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि भारत के स्कॉलरशिप से पढ़ते हैं या फिर भारत के सरकार ने उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी है। तो ये हमारा रिलेशन है, आप देख सकते हो रिलेशन हमारा कितना अच्छा है अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के साथ। तो अब क्या ये जो रिलेशन है ना, इसका हम फायदा नहीं ले सकते क्या? इसके फायदे से, यानी कि जो हमारा रिलेशन है, अगर मान लो कि आपका दोस्त अगर मुसीबत में है तो आप ही तो उसकी हेल्प करोगे ना। तो हमने देखा कि हम अफ्रीका के कितने अच्छे दोस्त हैं और अभी अफ्रीका क्या कर रहा है कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे वो जा रहा है और बता रहा है कि भैया हमारे पास भी प्रॉब्लम है, हमें भी अपने ग्रुप में लीजिए और हमारे प्रॉब्लम को आप कहीं ना कहीं सोल्यूशन इसका बताइए ताकि हम इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकें। तो अब भारत के पास क्या है, भारत के पास है G20 की अपॉर्चुनिटी और इसके अंदर भारत क्या कर सकता है अगर मैं उसकी बात करूं तो पाथ अहेड यानी कि आगे का रास्ता क्या होता है कि भारत अभी क्या कर सकता है, ठीक है ना। मैं भारत की बात करूं तो इंडियाज होस्टिंग द G20 समिट इज एन अपॉर्चुनिटी टू कंसल्ट लाइक minded G20 partners and multilateral institutions for a comprehensive semi-permanent platform to resolve the deadlock security and the socio-economic situation in a several part of Africa। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो भारत है ना वो अभी G20 के मीटिंग को जो है वो होस्ट कर रहा है और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी है कि भारत क्या करे, अपने जैसे जैसे लाइक माइंडेड, जैसे भारत क्या है, भारत अभी बहुत अच्छा दोस्त हो चुका है किसका, हम बोलेंगे अफ्रीका का। तो कहीं ना कहीं ऐसे और भी तो कंट्री होंगे जो कि अफ्रीका की हेल्प करना चाहते होंगे। इस अपॉर्चुनिटी से भारत क्या कर सकता है कि ऐसे जितने भी कंट्री जो कि क्या करते हो, भारत के जैसा सोचते हो, भारत की तरह ही अफ्रीका के बारे में सोचते हो और कहीं ना कहीं अफ्रीका के डेवलपमेंट की बात करते हो, तो भारत क्या कर सकता है, उन सभी का एक ग्रुप बना सकता है। उन सभी को एक ग्रुप बना करके कहीं ना कहीं भारत जो है वो अफ्रीका में चल रहे सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन को कहीं ना कहीं और भी अच्छा कर सकता है और वहां की जो डेडलॉक सिक्योरिटी है उसके बारे में भी अच्छा काम कर सकता है। तो ये भारत के पास मौका है। जैसे भारत क्या है, भारत जो है ना वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लीडर बनना चाहता है। जैसे कि अभी पूरे दुनिया के अंदर आप देखिएगा ना तो दो ही कंट्री हैं जो कि लीडर के तौर पर देखी जाती हैं। एक हमारा होता है अमेरिका और दूसरा होता है रशिया। ये दोनों सुपर पावर हैं और कहा जाता है कि ये दो दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं। लेकिन भारत जो है ना वो भी दुनिया का लीडर बनना चाहता था, लेकिन 1962 में हुआ क्या था ना कि हमारी चाइना से हो गई थी लड़ाई और उस लड़ाई में हम हार गए थे। तो उसके बाद से भारत ने खुद पे काम करना स्टार्ट कर दिया और दुनिया का जो लीडर है उसे बनने का जो एम था वो भारत ने कहीं ना कहीं छोड़ दिया। लेकिन अभी जो है वो भारत काफी अच्छा हो चुका है और भारत को अभी कोई चीज की टेंशन है नहीं। तो वो क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लीडर बनने के तौर पे वो अभी एक्शन ले सकता है। अगर वो एक्शन लेता है तो कहीं ना कहीं जो उसकी सबसे पहली शुरुआत होगी ना वो अफ्रीका से ही होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी भारत के पास मौका है, क्योंकि G20 के जितने भी कंट्रीज के हेड आएंगे उनसे हम कंसल्ट करें, जो भी लाइक माइंडेड पीपल होंगे उनको हम क्या करें, आपस में कंसेंट करें और फिर हम अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए काम करें। तो ये हमारा पाथ हेड में पॉइंट नंबर 1 होता है। अब अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो क्या होता है कि इंडिया शुड डिलीवर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय कम्बेटिंग पीस कीपिंग विद द सोशो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। कहने का मतलब क्या है कि जो इंडिया है ना वो चाहे तो क्या कर सकता है, ऐसे ग्रुप बना करके जो अफ्रीकन नेशन के अंदर है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकता है। जो वहां पर भी मिलिट्री रूल है ना उनको कहीं ना कहीं हटा करके एक ऐसी सरकार लेकर के आए जो कि लोगों के द्वारा चुनी गई हो। जब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार आती है तो लोगों का उस पर भरोसा होता है और वो लोगों के अकॉर्डिंग काम भी करते हैं और कहीं ना कहीं कंट्री में डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं भारत इस तरीके से काम कर सकता है और इस तरीके से अगर भारत काम करता है तो वो दुनिया का लीडर भी बन सकता है। अगर मैं बात करूं इसके थर्ड पॉइंट के अंदर तो क्या है कि इंडिया कैन ऑफर टारगेटेड इन्वेस्टमेंट एंड द ट्रांसफर ऑफ रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट इंडियन इनोवेशंस सच एज द जैम। यानी कि जैम का मतलब क्या हुआ, जन धन आधार मोबाइल। दूसरा हमारा होता है डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। फिर यूपीआई यानी कि अनफाइल्ड पेमेंट्स
इंटरफेरेंस और तीसरा हमारा होता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भारत जो है अगर वो ग्रुप बनाता है तो भारत ऐसा नहीं है कि हम केवल ग्रुप बना दिए, हमारे पास कुछ है नहीं डिलीवर करने को। भारत अगर ग्रुप बनाता है ना तो वो काफी अच्छी अच्छी चीजें जो है वो डिलीवर भी कर सकता है। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में यूपीआई है, लेकिन आप अफ्रीका के अंदर जाइएगा ना तो यूपीआई नहीं है। तो क्या पता अगर भारत ग्रुप बनाता है तो अफ्रीका के अंदर ये यूपीआई भी दे दे, तो यूपीआई की मदद से वहां के लोग जो है वो इजीली वे में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम जैम की वहां पर इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। जैम का इंट्रोडक्शन वहां पर करेंगे, लोगों का जो है वो जन धन आधार मोबाइल हो जाएगा लोगों के पास। फिर अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है यानी कि डीबीटी है वो भी हम कर सकते हैं। यानी कि भारत के पास बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि भारत में इन्वेंशन हुए हैं उसके, वो भारत क्या कर सकता है अफ्रीकन नेशन के अंदर ट्रांसफर कर सकता है अगर भारत ऐसा काम करता है तो। इसके अलावा जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है वो क्या कहता है, वो हमसे ये कहता है कि बाई ऑफरिंग अ मोर पार्टिसिपेट एंड द लेस एक्सप्लॉइटिव अल्टरनेटिव। कहने का मतलब क्या है कि भारत अगर अफ्रीका की हेल्प करना चाहता है ना तो वो क्या करेगा, भारत का दिमाग ये है ना, भारत का माइंडसेट ये है कि वो क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा उनके भलाई के लिए। यानी कि भारत जो है ना वो उनको बहुत सारी चीजें ऑफर करेगा और काफी कम उनका एक्सप्लॉइट करेगा। क्योंकि हम बात करते हैं ना इंडिया की, तो इंडिया जो है वो किसी का शोषण नहीं करता, वो दूसरे की भलाई के बारे में सोचता है। और इंडिया कैन मेक द इंडिया अफ्रीका इकोसिस्टम एन एग्जाम्पलरी विन टू विन पार्टिजन फॉर द 21st सेंचुरी। कहने का मतलब ये है अगर भारत जो है वो अफ्रीका के साथ जाता है, अफ्रीका की हेल्प करता है, तो ये दोनों के लिए विन टू विन सिचुएशन होगी। यानी कि अगर इंडिया फायदे में रहता है तो अफ्रीका भी फायदे में होगा। तो कहीं ना कहीं 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया सेट कर सकता है अगर वो क्या करे, अगर G20 के मीटिंग के अंदर वो क्या करे, जितने भी लाइक माइंडेड पर्सन है उनका एक ग्रुप बनाए, ग्रुप बना के अगर वो अफ्रीका की हेल्प करना चाहे तो। ये था हमारा पूरा आर्टिकल। इस आर्टिकल के माध्यम से हमने समझा कि इंडिया और अफ्रीका का रिलेशन क्या है। इंडिया के अंदर हम क्यों बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया चाहे तो अफ्रीका में पुनर्जागरण ला सकता है, क्यों, क्या ऐसे मसले हैं जो कि इंडिया को सॉल्व करने चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने इस आर्टिकल के माध्यम से समझा। आई होप ये पूरा आर्टिकल आपको समझ में आया हो। कल बात करते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।